सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ ऑल ऑफ फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट और ये है लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम बात करने वाले हैं डायमेंशन के कुछ लिमिटेशन के बारे में, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन क्या होता है इसके बारे में। बहुत ही इजी वे हम देखेंगे कि डायमेंशन के कितने लिमिटेशन है, क्या है उसका मतलब, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, प्रिसिशन क्या होता है, हम सब समझेंगे बहुत इजी वे में। ठीक है, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताया था, ठीक है। तो उसके कुछ लिमिटेशंस है जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला लिमिटेशन है द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऐसा एग्जांपल दिया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, और हमने डिराइव क्या किया था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर। तो हमने एम वी स्क्वायर तो बराबर एकदम मेजर कर लिया, बट ये के की वैल्यू हमको कैसे फाइंड, के की वैल्यू कैसे पता चली थी? के की वैल्यू क्या डायरेक्टली हमने डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू फाइंड किया था? नहीं, इसको हमको एक्सपेरिमेंटली क्या करना पड़ा था? फाइंड करना पड़ा था। ठीक है, ये हाफ कैसे आया था? एक्सपेरिमेंटली आया था। तो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ना आप ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल पाया? बिकॉज जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है मतलब नंबर है, तो किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हो? डायमेंशन के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते, ये है इसका मतलब। ठीक है, सो पहला लिमिटेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन एज दे आर डायमेंशनलेस। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो आप ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे अगर किसी फॉर्मूले के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, यानी कि कोई फॉर्मूला जिसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा दिख गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब किसी का रेस टू में कुछ रेस टू एक्स समथिंग कुछ आ गया किसी फॉर्मूले में, ठीक है। या कोई लॉग ही आ गया, लॉग अभी आप मैथमेटिक्स में सब पढ़ोगे, ठीक है। लॉग आ गया किसी फॉर्मूले में, तो अगर कोई एक फॉर्मूला है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के फॉर्मूले को आप डिराइव नहीं कर सकते, इन सब के बीच में आप रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों के तीनों फंक्शंस क्या हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, सो कोई भी अगर फॉर्मूला है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, उसको आप डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ तो आपने अब तक पढ़ा होगा ये शायद, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। क्या है इसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, तो इसको आप क्या कर सकते हो? डिराइव नहीं कर सकते। ये कॉस थीटा का पता आप नहीं लगा सकते। कैसे? डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि जो कॉस थीटा ये क्या है? डायमेंशन लेस है। ये समझ में आ रहा है? ओके। नाउ जो तीसरा है लिमिटेशन वो है दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट हैव डायमेंशन। ओके, मतलब अगर कोई कांस्टेंट है जिसको डायमेंशन है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे भी आप क्या कर सकते हो? फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, जिसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, ठीक है। दैट इज एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यही चीज़ आपने उधर पे पढ़ा था, है ना। आपने ये चीज़ को पढ़ रखा है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पर ये जी क्या था? ये जी क्या था? ये जी जो है ये था कांस्टेंट। ये क्या था? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को भी आप क्या कर सकते हो? इसके बारे में भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक और लिमिटेशन है इसका। ठीक है, मतलब आप कांस्टेंट के साथ कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप कोई भी अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कांस्टेंट आते हैं उस कांस्टेंट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ये इसका लिमिटेशन है। नाउ फोर्थ लिमिटेशन है इफ द इक्वेशन हैज मोर देन वन टर्म देन बाय डायमेंशनल एनालिसिस इट इज नॉट पॉसिबल टू नो इट। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूँ कि v इज इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोल दिया आपको? एक फिजिकल इक्वेशन दे दिया, ये मैंने एक फॉर्मूला दे दिया। अब डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ना आप
बस चेक कर सकते हो उसको करेक्ट है कि नहीं। हाँ, बट जो सेकंड वाला था कि आप रिलेशन डिराइव करो, तो आप ना यहाँ पर v और u और ये as इसके थ्रू ना ये वाला फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें क्या है, एक से ज़्यादा टर्म्स है। तो कोई भी, कहने का मतलब सिंपल वे में, कोई भी अगर आपको फॉर्मूला दिख गया उसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म है, तो जो दूसरा एक टर्म तो आप फाइंड कर लोगे, बट जो उससे ज़्यादा टर्म्स होंगे ना उसको आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते। इससे पहले हमने जो फाइंड किया उसके अंदर आप देखोगे तो एक एक टर्म ही था, लेफ्ट साइड में एक टर्म, राइट साइड में एक टर्म। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इस तरफ और हाफ, ये तो अलग ही है, mv² एक तरफ, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, फाइंड कर लिया। हमने 10 क्या नाम है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला देखा था, उसमें हमने क्या किया, टाइम इज इक्वल टू क्या था, है ना, कांस्टेंट के था, √L/g था। तो L/g क्या एक पूरा टर्म है और ये t एक पूरा टर्म है, तो इसको हम फाइंड कर लिए। बट अगर आपको ऐसा चीज़ आ गया v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, तो अगर एक से ज़्यादा टर्म हो गए, सॉरी 2 से ज़्यादा टर्म हो गए, तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ नहीं कर सकते इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो ये इसका क्या है, एक और लिमिटेशन है। तो आपके कुछ 4 लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, आपको समझ में आया होगा। वापस एक बार समराइज कराता हूँ। सबसे पहला वाला, अगर डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आप सोच रहे हो कि आप किसी भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे, तो आप गलत हैं। दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन के भी डायमेंशंस को फाइंड कर सकता हूँ, उसके बीच में भी रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। थर्ड, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर डायमेंशन ही हो कांस्टेंट का और मैं उसके साथ उसका भी क्या कर लूँ, उसके बीच में रिलेशन फाइंड कर लूँ, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई एक फॉर्मूला है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है और आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू उन सब के बीच में भी रिलेशन फाइंड कर लो, अगेन नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ 4 लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में, ठीक है। नाउ क्या होता है एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या है, अनसर्टिनिटी के बारे में हम बाद में बात करते हैं, फिलहाल एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। नाउ एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई भी एक करेक्ट वैल्यू के पास हमारी वैल्यू कितनी पहुंची है। नहीं समझा, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ यू ऑलरेडी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब आप क्या करो बताए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब आप लग गए एक्सपेरिमेंट में, आप एक्सपेरिमेंट किए और आपने एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाला और जी की वैल्यू कितनी आ गई, सपोज 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बताओ ये करेक्ट वैल्यू है ना, करेक्ट वैल्यू तो नहीं है। ओके, तो आपने वापस एक बार ट्राई किया, आप बोले चलो एक और बार ट्राई करता हूँ सर एक बार हुआ तो क्या हुआ, वापस एक बार ट्राई करता हूँ। आपने वापस से क्या की, G2, वापस आपने ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालने की कोशिश की और इस बार आपकी वैल्यू कितनी आई, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भी क्या करेक्ट आया है, बराबर एक्चुअल वैल्यू क्या है, 9.80, 9.81 है। नहीं सर, अभी भी तकलीफ है ना। मैंने वापस से ट्राई किया, अब G3 यानी कि वापस से जब ट्राई किया तब वैल्यू कितनी आई, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आया, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे ये क्या करेक्ट है क्या, नहीं सर ये भी करेक्ट नहीं है ना। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने 3 वैल्यूज निकाला, मैंने ये जी का 3 बार वैल्यू निकाला और तीनों बार थोड़ा डिफरेंट आए। तो अब मैं सोचूंगा कि अब ये तीनों में करेक्ट कौन सा है फिर, क्योंकि मेरा एक्चुअल वैल्यू तो अभी भी नहीं आया। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया क्या, नहीं आया, एक्चुअल में नहीं होता। मैं आपको बताऊँ एकदम करेक्ट वैल्यू कभी नहीं आती। हाँ, करेक्ट वैल्यू के आसपास वैल्यू आपकी आ सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ है। आप देखोगे ये 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 9.8 के पास है, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपकी आई 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 9.8 के बहुत पास है। तीसरी वैल्यू आई 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी 9.8 के पास है। अब इन तीनों में करेक्ट वैल्यू क्या है, इन तीनों में एक्यूरेट वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे जो वैल्यू 9.8 के आपके एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, आपके एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उस वैल्यू को आप बोलोगे कि ये वैल्यू आपकी एक्यूरेट है। मतलब इस केस में आप बताइए G1 एक्यूरेट है, G2 एक्यूरेट है कि G3 एक्यूरेट है। यस करेक्ट, G2 एक्यूरेट है, ठीक है, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है, G की वैल्यू क्या है, G2 की वैल्यू क्या है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है आपकी 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कितना फर्क है, 0.01 का फर्क है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सबसे कम फर्क है ना, सबसे पास है ये 9.8 के, ठीक है। क्लियर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, आपकी एक्यूरेट वैल्यू है। नो एक्यूरेट का मतलब आपको समझ में आ गया, एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो वैल्यू आपने मेजर की उसको आप बोलोगे एक्यूरेट वैल्यू, उसको आप बोलोगे एक्यूरेसी। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अभी जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही है जी की वैल्यू, इसको आपको कैलकुलेट करना, और आप भी क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट इस बार कोई दूसरा इंसान है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको कैसे वैल्यू आ सकता है, हो सकता है उसने कुछ गड़बड़ कर दिया और उसको वैल्यू क्या आ रहा है, उसको वैल्यू क्या आ रहा है, उसकी जीवन वैल्यू आ रही है, सबसे पहली वाली वैल्यू आ रही है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये बोला 9.6, चेक किया, ओहो ये तो एकदम अलग ही वैल्यू आ रही है। ये बोला चलो वापस से ट्राई करते, हार नहीं मानेंगे, इसने वापस से वैल्यू निकाला, इस बार क्या आया 9.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक किया 9.8, मेरा 9.62, ओहो अभी भी करेक्ट नहीं आ रहा। इसने वापस से, हार नहीं माना, फिर से ट्राई किया, इसने वापस से एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वैल्यू कितना आया 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चेक करा, अरे ये तो मेरा 9.6 पे अटक गया, सोच रहा है अभी ये 9.8 आना चाहिए, इसका 9.6 में ही आ रहा है कब से। इसने हार नहीं माना, इसने फिर ट्राई किया, इसने फिर से ट्राई किया और इस बार इसकी वैल्यू क्या आ गई, गलत, इस बार भी करेक्ट नहीं आई, इसकी वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोला बस ज़्यादा हो गया, अब नहीं आएगा, ये समझ गया हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो इसने समझ गया, बट आप अगर ध्यान से देखोगे, इसने देखो करेक्ट वैल्यू तो नहीं निकाला, इसने करेक्ट वैल्यू नहीं निकाला, मैं ऐसा नहीं बोला कि इसने करेक्ट वैल्यू निकाला, नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये करेक्ट वैल्यू के बहुत पास है, पास भी है क्या, नहीं पास भी नहीं है, देखो ना 9.8 का 9.6 का, पास भी नहीं बोलूँगा इसको मैं, ठीक है। बट इसने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली ना, वो सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के पास है, नहीं समझे आप। पहली वैल्यू इसकी क्या थी 9.6, दूसरी वैल्यू क्या थी 9.62, 9.60 और 9.62 में ज़्यादा फर्क है, नहीं 0.02 का फर्क है। इसने तीसरी वैल्यू निकाली 9.65, अब इसमें 0.03 का फर्क है। चौथी वैल्यू इसने निकाली 9.67, इसमें और G3 में 0.02 का फर्क है। मतलब आप देख रहे हो इसने जितनी वैल्यू निकाली ना, वो सारी की सारी वैल्यू प्रिसाइज है एकदम। अब आपको समझ में आया होगा प्रिसाइज का मतलब क्या है। प्रिसाइज का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ आप निकाल रहे हो वो सारी की सारी वैल्यूज़ ना एक दूसरे के पास हो। देखो फर्क समझो, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू है वो वैल्यू करेक्ट वैल्यू के नज़दीक हो, करेक्ट वैल्यू के पास हो, बात समझे। करेक्ट वैल्यू के पास जो आपका मेजरमेंट आता है उसको आप बोलते हो एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसे कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 9.81 जो है वो करेक्ट वैल्यू 9.80 के पास था, तो मैंने बोला कि ये G2 जो है ना, ये क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट है। ये क्या है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये एक्यूरेसी के पास है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट है। बट यहाँ पर आप देखोगे ना, तो सारी की सारी वैल्यूज जो है ना, वो एक दूसरे के पास है। क्या है, एक दूसरे के पास है। जैसे अगर मैं G1 और G2 की बात करूँ, तो G1 और G2 के कंपैरिजन में दोनों के दोनों क्या है, बड़े प्रिसाइज वैल्यूज है, प्रिसाइज मेजरमेंट है, बहुत पास है एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ G1 और G2 का, तो इसमें G2 जो है वो एक्यूरेट वैल्यू है। बात समझ रहे हो, फर्क आपको समझ में आया होगा। तो वापस एक बार शॉर्ट में बता दूं, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि करेक्ट वैल्यू के नज़दीक किया हुआ मेजरमेंट, ठीक है। और प्रिसाइज का मतलब होता है कि जो भी आपने मेजरमेंट लिया है उन सब मेजरमेंट के बीच में कितना गैप आ रहा है, ठीक है, उन सारे मेजरमेंट के बीच में कितनी नज़दीकियाँ हैं, कितने पास पास मेजरमेंट आपने लिए हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो ये होता है एक्यूरेसी, कि आप एक्यूरेट एकदम करेक्ट मेजरमेंट के कितने पास हैं। और प्रिसाइसनेस होता है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे के कितने पास है। क्लियर हुआ क्या, पक्का। तो आपको एक्यूरेसी समझ में आया होगा, आपको प्रिसिशन समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ अनसर्टिनिटी क्या होता है। सो अनसर्टिनिटी का सिंपल मीनिंग होता है एरर। क्या होता है, एरर। अब एरर तो समझ में आएगा, जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं ना, तो हमसे गड़बड़ी हो ही जाती है। हम कितना भी सोचें कि हमसे गड़बड़ ना हो, बट गड़बड़ हो ही जाता है, ठीक है। क्या करें, इंसान गलती का पुतला होता है, ठीक है, हर पुतले से गलती होती है, इधर से भी गलती हो गई है ना। याद रखना, अनसर्टिनिटी का मतलब होता है कि एरर हो जाना। मतलब आप कभी भी कोई मेजरमेंट करोगे ना, तो उस मेजरमेंट में गलतियां हो सकती है ना। ये जो एरर होता है ना, ये जो गलती होती है ना, जिसको आप अनसर्टिनिटी बोलते हो, ये अनसर्टिनिटी के कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, चलो पहले वो रीजन देख लेता हूं, ठीक है। सबसे पहला रीजन हो सकता है क्वालिटी। क्या बोला, सबसे पहला रीजन हो सकता है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो फाइंड करके बताओ, एक बहुत छोटा सा लाइन है, ठीक है, एकदम बहुत छोटा सा लाइन है, अब इसको आप इसका लेंथ आप फाइंड करके बताओ। तो अब अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, एकदम छोटा सा लाइन है, ठीक है, अगर आप जाओगे वहाँ पर एक बड़ा सा टेप लेकर, वो इंची वाला टेप लेकर, ठीक है, आप ऐसा मेजर करने जाओगे तो गड़बड़ हो सकता है, बराबर आपसे मेजरमेंट नहीं होगा, है ना। आप ऐसा छोटा सा, अगर आप किसी लेंथ को मेजर करने के लिए आप वो बड़ा वाला टेप लेके चले जाओ जो टेलर लोग के पास होता है, तो क्या उससे बराबर मेजरमेंट आप कर सकते हो? नहीं। तो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी डिपेंड करता है, आप जो चीज़ को यूज़ कर रहे हो मेजरमेंट लेने के लिए उसकी क्वालिटी। अगर आप बहुत छोटे लेंथ को मेजर करने जा रहे हो तो आप ऐसी चीज़ का यूज़ करो जिससे वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, मेजर हो जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की। लाइक अगर आपको एकदम छोटी सी चीज़ को मेजर करना है, आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर सकते हो, आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल आप करोगे ना कॉलेज में जाके जब, तब आप ये सब चीज़ों को देखोगे, ठीक है। तो अलग अलग लेंथ को मेजर करने के लिए, अलग अलग टाइप के लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बराबर यूज़ करने का, ठीक है, तो क्या होगा, एरर कम होगा, एरर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो अगर आप बराबर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करोगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो अनसर्टिनिटी आ सकती है, एरर आ सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबल रीज़न जो होता है वो ये हो सकता है कि जैसे कोई भी, अगर ऐसा बोलता हूँ, स्किल ऑफ पर्सन, क्या बोला मैंने, स्किल ऑफ पर्सन डूइंग मेजरमेंट, ठीक है, मतलब अभी मेजरमेंट कर रहे हो, अब जो इंसान मेजरमेंट कर रहा है उसकी स्किल पे भी तो डिपेंड करता है। अभी जैसे अगर आपको मेजरमेंट करना आता ही नहीं तो आप क्या मेजर कर लो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर से आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, अब आपको नहीं पता, आपने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, वर्नियर कैलिपर क्या होता है आपने नहीं सुना, अब मैं बोल दूँगा ये लो पकड़ो वर्नियर कैलिपर, जाके मेजरमेंट करके आओ, तो आप बराबर कर पाओगे नहीं, बिकॉज आपके पास स्किल नहीं है, आपको नहीं पता कैसे मेजर करते हैं उससे, तो आप बराबर नहीं कर पाओगे। इंस्ट्रूमेंट में गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी एकदम A1 है, इंस्ट्रूमेंट एकदम बढ़िया है, आपकी गलती है, आपको नहीं आता है। तो स्किल भी क्या है, एक रीजन है अनसर्टिनिटी का, एरर का, ठीक है, क्या है, स्किल ऑफ अ पर्सन डूइंग मेजरमेंट, तो जो मेजरमेंट कर रहा है उसका भी स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा जो होता है वो होता है मेथड ऑफ मेजरमेंट, क्या बोला मैंने, मेथड ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट आप कैसे ले रहे हो। अब हर चीज को मेजर करने का तरीका होता है, अगर आपका तरीका ही सही नहीं है तो हो सकता है गड़बड़ आ जाए आपसे, क्या बोला मैंने, अगर आपका तरीका ही सही नहीं है तो हो सकता है आपसे क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। तो एक ये है कि हाँ, मेजरमेंट लेने का सही तरीका होना चाहिए, सही तरीके से अगर आप किसी चीज़ का मेजरमेंट लो तो वो सही आएगा, गलत तरीके से लोगे अगर मेजरमेंट तो गलत ही होगा ना, क्लियर रहेगा, ओके। नाउ अब चौथा रीज़न है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि अब कुछ भी हो सकता है, अब इस चीज़ पे आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो ऊपर के तीन मैंने बताया ना, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्किल ऑफ पर्सन, मेथड ऑफ मेजरमेंट, इसको आप इंप्रूव कर सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, छोटी सी चीज़ को मेजर करने के लिए आप टेप के जगह वर्नियर कैलिपर लेके चले गए, क्वालिटी इंप्रूव कर दिया आपने। आपको वर्नियर कैलिपर यूज़ करना नहीं आता, स्किल नहीं है आपके पास, आप उसको सीख लिए, स्किल इंप्रूव हो गई। आप गलत तरीके से मेजर कर रहे हो, आपने सही तरीके से मेजर करना शुरू कर दिया, मेथड आपने बराबर कर दिया। बट ये जो एक्सटर्नल मैटर होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, इसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में सर, अरे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, पहले वो तो समझो। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब टेम्परेचर, आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने हिसाब से ये इतना हो जा, आप सेट कर दिए इतना हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर आप जितना सेट कर दिए उतना हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें ना एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है, अब वो एक्सटर्नल फैक्टर अगर बराबर नहीं हुआ तो भी क्या हो सकता है, एरर आ सकता है, अनसर्टेनिटी आ सकता है। तो ये कुछ 4 पॉसिबल रीजंस है जिसकी वजह से कोई भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ सकती है, समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, समराइज करा देता हूँ आपको पूरी वीडियो को, ठीक है। अब डायमेंशन वाले की मैं बात नहीं करूँगा, लिमिटेशन मैंने वहाँ पे समराइज कराया था, अब मैं एक्यूरेसी, प्रिसीशन और अनसर्टेनिटी को एक बार समराइज करा देता हूँ। एक्यूरेसी का मतलब होता है, याद रखना कि एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक कितनी है हमारी वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू अगर 9.8 है तो उसके नज़दीक क्या हमारा मेजरमेंट आ रहा है, जो मेजरमेंट उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट है, वही है एक्यूरेसी, ठीक है। अब प्रिसीशन क्या होता है कि आपकी जो भी मेजरमेंट आ रही है, भले ही वो
एक्चुअल मेजरमेंट के नज़दीक हो या ना हो, बट एक दूसरे के कितने नज़दीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीशन। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 9.60 आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये देख रहे हो आप 9.60, ये सब जो वैल्यूज थे ये सब एक दूसरे के बहुत पास थे, तो मैं बोलूँगा ये सब ना प्रिसाइज वैल्यूज है। क्या है, प्रिसाइज वैल्यू। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ, कभी भी अगर आप ऑब्जर्वर हो मतलब आप मेजर करने जा रहे हो, तो आपका पता है गोल क्या होना चाहिए, आपका एम क्या होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि मैं जो भी चीज़ को मेजर कर रहा हूँ ना, वो जो मैं मेजर कर रहा हूँ वो एक्यूरेट भी हो, यानी वो उसके अंदर एक्यूरेसी भी हो और उसके अंदर प्रिसिशन भी हो, वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, मतलब रियल वैल्यू के नज़दीक भी हो और मैं जितनी वैल्यूज निकालूंगा वो एक दूसरे के पास भी हो। कहने का मतलब जैसे भी इसी का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे मालूम है जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मैं जो वैल्यू, अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों चीज़ देखूंगा। तो मैं इससे जो एक्सपेरिमेंट करूँगा और जो वैल्यूज़ निकालूंगा वो वैल्यूज़ कैसी होंगी, वैल्यूज़ होंगी 9.96, एक तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, अब मैं वहाँ पे क्या रहूँगा, मैं वहाँ पे ऑब्जर्वर रहूँगा, तो मैं क्या करूँगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं G2 की वैल्यू निकालूंगा 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं G3 की वैल्यू निकालूंगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, देखो मेरी वैल्यूज जो है ना वो बहुत नज़दीक जा रही हैं, किसके, 9.8 के, तो एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेसी है इसके अंदर। अब ये जो वैल्यूज है ये एक दूसरे के भी बहुत पास है, 9.81, 9.79 पास नहीं है 9.79, 9.78 बहुत पास है। तो यानी ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू के अंदर प्रिसिशन भी है, ये वैल्यूज़ प्रिसाइज भी है और इसके अंदर एक्यूरेसी भी है, वैल्यूज़ एक्यूरेट भी है। समझ में आ रहा है। तो मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं क्या करूँ, जो भी मेजरमेंट लूँ वो एक्यूरेसी की तरफ भी जाए और प्रिसीजन की तरफ भी जाए। अनसर्टिनिटी तो अलग ही हो गया, जो हम एरर निकाल रहे हैं। ठीक है, एरर भी 4 तरीके से बताया मैंने, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी की वजह से, स्किल ऑफ पर्सन की वजह से, मेथड ऑफ मेजरमेंट की वजह से और एक्सटर्नल फैक्टर है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है